Sound check 1 2 3 right fine. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है मेरी आपसे, आपकी मेरे से। क्यों भाई, फायर सर्विसेज का एग्जाम आपका हो चुका है फॉर 2 रीजन्स, है ना। 2 रीजन्स के लिए एग्जाम हो चुका है और अभी रिसेंटली जो कंडक्ट होने जा रहा है वो आपका वेस्टर्न रीजन का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, कि अगर हम आपसे डिस्कस कर लें जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं वो वाले पेपर आपसे डिस्कस कर लें तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। और भाई बात भी बहुत जेन्युइन है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए एक रीजन के एग्जाम आपके लिए एक तरीके से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है इस टाइम पे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक, चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो ये वाले पेपर तो आपको जरूर 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 करके ही जाने चाहिए बिफोर यू गो टू योर एग्जाम। वेस्टर्न रीजन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या रहने वाला है, तो मेरी शक्ल देख के और वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा। साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो एग्जाम रहने वाला है वो आपका ईस्टर्न रीजन का एग्जाम रहने वाला है, जो कि आपका हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है जी। ईस्टर्न रीजन का एग्जाम आपका होने वाला है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इतने इजी हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुल में से फुल लेके आए हैं, ठीक है। साइंस के 17 से 18 क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से मैंने निकाले हैं पेपर में से, वो सब उनके जो है करेक्ट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास, तो पेपर बहुत ही आसान आया है। इनफैक्ट जो दूसरा रीजन है उसका पेपर भी बहुत आसान आया है, ठीक है, साइंस का। तो हम जो है बात करेंगे आज क्वेश्चंस की। और आप जानते हैं मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपने देखी होंगी। यहां पे सिर्फ क्वेश्चन और सोल्यूशन आपको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो फिर मैम क्या दिया जाता है इन वीडियोस में, तो भाई इन वीडियोस में क्वेश्चंस और सोल्यूशन के साथ साथ हम डिटेल्ड थ्योरी भी डिस्कस करते हैं, ताकि अगर उस कंसेप्ट से पैरेलल कोई भी और क्वेश्चन आपका बन रहा हो या एग्जामिनर सोच रहा हो कंसेप्ट को रिपीट करने की, तो वो भी आपकी चीजें रिवाइज हो जाए विद इन दिस क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो, ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। भाई कोई भी जो है इधर उधर की बात नहीं रहेगी, कोई भी फालतू बात नहीं रहेगी। सिर्फ हमारा फोकस रहेगा जो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर उससे जुड़ी हुई थोड़ी थोड़ी थ्योरी को स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस इतने आसान है। हमने एक पेड बैच चलाया था इसका, ठीक है, फायर सर्विसेज का। उसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करा गया है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए जो है ना हमने जो पढ़ाया आपको वो आपके एग्जाम के लेवल से आप कह लीजिए 200% ज्यादा ही था, ठीक है, कम नहीं था। अब कई स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत हो जाती है, पता है, कई बोलते हैं कि मैम आपने इतने हाई लेवल का क्यों पढ़ा दिया। इतना भी नहीं, चलिए आपने हाई लेवल का क्यों पढ़ा दिया, एग्जाम तो बहुत इजी आ गया। तो भाई हाई लेवल का पढ़ाए तो दिक्कत, लो लेवल का पढ़ाए तो दिक्कत। एग्जामिनर के बारे में आपको कभी नहीं पता, वो मुश्किल एग्जाम डाल दे, वो ऐसा आसान एग्जाम डाल दे। आप स्टैंडर्ड सिलेबस को तो एटलीस्ट एक ऐसे लेवल तक तैयार करके जाएंगे ना कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहें। पेपर आसान आ जाए तो फिर भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आसान आ जाए फिर तो क्या ही दिक्कत है। दिक्कत कब आएगी, जब पेपर मुश्किल आए, ठीक है। फिर तब आप बोलेंगे कि जी आपने कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं कराया। तो इसीलिए देखिए कॉम्पिटेंट कंटेंट हमेशा पढ़ के जाना जरूरी होता है। और ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ यही एग्जाम देना है लाइफ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो एसएससी जैसे एग्जाम्स को भी एस्पायर कर रहे होंगे, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो भाई चीजों को जो है एक ऐसे लेवल पे पढ़ो, स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ो कि चीजें जो है आपके आगे भी काम आए, ठीक है। बाय चांस ये एग्जाम्स इजी आ गए इस बार वाले तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमेशा इजी आएगा, ठीक है जी, या कोई और एग्जाम भी ऐसा ही आएगा। तो हमेशा अपनी स्टडी को कॉम्पिटेंट लेके चले। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर नहीं भाई, आपका जो एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे चुके हैं ईस्टर्न रीजन वाले, उनके लिए भी ये क्लास जो है बेनिफिशियल रहने वाली है। जिनका एग्जाम अभी होना है भाई उनके लिए तो ये क्लास बनाई ही उनके लिए जा रही है, ठीक है। तो ध्यान दें आज की क्लास में फालतू कोई भी बात नहीं रहेगी।
क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, कॉपी पेन लेके अपना बैठे अपने साथ, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स में साथ साथ में बता रही हूं उनको नोट करते जाइए। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। इस टाइम पे आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और डीमोटिवेट देखिए लाइफ में होना भी नहीं चाहिए। दिक्कतें, परेशानियां, ठीक है, आप कह लीजिए प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं, ठीक है भाई। देखो ये भी सो गया, दिक्कतें, ये भी डीमोटिवेट हो गया, बताओ, है ना। तुम लोगों की एनर्जी से डीमोटिवेट हो गया। नहीं नहीं भाई, सॉरी, स्क्रीन सेवर ऑन हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने देना है। एंजाइटी, प्रेशर, नर्वसनेस, देखिए ये ऐसे इमोशंस हैं जो हम अपनी लाइफ में बहुत बहुत समय पे एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। इनको ओवरकम करना इंसान को आना चाहिए, ठीक है। आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस किसी भी उस चीज से बड़ा नहीं है जो आपको कल को एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है। चाहे फिर वो आप अपने पढ़ाई के लेवल पे बात करें, चाहे फिर अपने पर्सनल लाइफ के लेवल पे बात करें, चाहे फिर प्रोफेशनल लाइफ के लेवल पे बात करें, ठीक है। इन इमोशंस को खुद को कंट्रोल ना करने दें, उल्टा आप इनके मास्टर हैं। जस्ट से एवरी डे, आप सुबह उठते हैं ना, रोज 10 बार अपने आप को एक चीज बोलिए कि आई कंट्रोल माई माइंड एंड बॉडी। मतलब कि आपकी माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, आप खुद हैं, ठीक है। किसी और के परेशान करने से आप परेशान ना हो, ठीक है। जो कर रहा है, देखिए भाई, कर्मा इज देयर, ठीक है। वॉट गोज कम्स अराउंड वन और द अदर डे, ठीक है। आप बोलोगे मैम ऐसा लेक्चर क्यों दे रहे हो, क्योंकि भाई ये भाषण जरूरी होता है, ठीक है। एग्जाम से कुछ दिन पहले तो वैसे भी जरूरी होता है। तो आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए, आप अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हैं उसको, उस चीज के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। अपने जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हावी ना होने दें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिर आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे। चलिए भाई, बहुत हो गई भाषणबाजी, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन, और देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है ना। इससे इजी क्या कोई क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है इन द रिएक्शन, ये क्या है आपका, फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। फेरस है या फेरिक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जिसके पीछे अस लग जाए, अस मतलब भाई हम तुच्छ प्राणी, हम इंसान, ठीक है। अस मतलब छोटी वैलेंसी होगी हमेशा, ठीक है। जिसके पीछे इक लग जाए, ठीक है, तो हमारे पंजाबी में बोलते हैं परमात्मा इक है, ठीक है। इक मीन्स परमात्मा इज वन, ठीक है, एक ही है। तो बड़ी वैलेंसी, सबसे बड़ा है वो, हम सबसे बड़ा है, ठीक है, वो इक है, ठीक है, एक है। तो बड़ी वैलेंसी इज ऑलवेज इक, ठीक है। तो यहां देखिए आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 है, तो दिस इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड में कार्बन जो है, कार्बन गैस से इसको रिएक्ट कराया गया है, तो आयरन बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो रही है। विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, कौन सा एलिमेंट जो है भाई उसको रिड्यूस किया जा रहा है, अपचयित किया जा रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, यूट्यूब पे भी बताई है, पेड क्लास में भी अच्छे से कराया हुआ है। क्या कराया हुआ है भाई, कि जो एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर उसका ऑक्सीजन रिमूव कर लिया जाए, उसकी होती है रिडक्शन। जिस एलिमेंट में या जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए या फिर वाइस वर्सा हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाए, उसकी होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन क्या है, दो तरीके से हो सकती है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए किसी चीज में या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। अच्छा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो इन दोनों में से किसी भी एक को फॉलो कर रहा हो, उसकी क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन होने वाली है, ठीक है। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन मतलब उल्टा इसका, या तो आप ऑक्सीजन को हटा दें, रिमूव कर दें, या फिर किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड कर दें, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप चेक करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। अच्छा, एक टर्म और आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट देखिए कौन होता है, एजेंट वो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई अब्रॉड जाने वाले जो एजेंट होते हैं, ठीक है, जो आपको अब्रॉड भेजते हैं, तो क्या वो एजेंट खुद जाते हैं क्या अब्रॉड आपकी जगह पे, नहीं भाई, वो तो यहाँ पे बैठ के आपका काम करवा रहे हैं, ठीक है, जाते तो आप हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट मींस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है भाई, है ना, प्यार के लिए कुर्बानी देगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, एजेंट है ये, एजेंट ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद
रिड्यूस होगा। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है जी। तो यहां अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो हमें पूछा है कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ। रिडक्शन मींस या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अगर आप यहां देखें तो आयरन के साथ ऑक्सीजन था, ठीक है, दिस वाज फेरिक ऑक्साइड, बट प्रोडक्ट में देखिए आयरन से ऑक्सीजन हट गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कार्बन देखें तो प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसकी हुई, आयरन की हुई, ठीक है जी। तो आयरन की रिडक्शन हुई, सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर इसमें ये पूछ लेता ऑक्सीडेशन किसकी हुई, तो ऑक्सीडेशन हुई किसकी, कार्बन की, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इस चीज को देखते हुए चलना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब 10 सेकंड से भी कम का समय इसको लगना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में देखो Fe2O3 है, आपके पास फेरिक ऑक्साइड है, इसकी आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दी, अकेला आयरन बेचारा बच गया, ठीक है, ठीक है जी। देखो इसका प्यार इसको छोड़ के चला गया, ये अकेला रह गया, ठीक है। तो ये इसकी हो गई क्या, रिडक्शन, ऑक्सीजन इसमें से निकल गई। यहां देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके पास पहले एक ऑक्सीजन था, अब देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है। देखिए टोटल इसके पास पहले कितने थे, 3, इस कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, अब इस कार्बन के पास हो गए 3 × 2 6, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डबल हो गए, इसके पास ऑक्सीजन के एटम्स डबल हो गए, तो ऑक्सीजन की इसमें एडिशन हुई, तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। तो ध्यान रखेंगे। और ऐसे रिएक्शंस को आप रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रिडॉक्स मींस जिसमें साइमल्टेनियसली एक चीज की रिडक्शन हो रही हो, दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे ये भी एक उसी का एग्जांपल है। यहां देखिए H2S है, ठीक है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आप प्रोडक्ट में देखिए तो इससे हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन हटना मींस ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन। और यहां देखिए आप FeCl3 के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ देखिए क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, देखिए एक क्लोरीन जो है ये इसका हट गया, ठीक है जी, एक क्लोरीन जो है इसका हट गया। या आप दूसरे तरीके से देखिए अगर, तो ये वाली क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग गया, तो इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुई इसकी, ठीक है जी, इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई। अच्छा अगर कोई पूछ ले रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भाई जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी खुद की रिडक्शन हुई वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने आपको बताया था उल्टा चलता है, ठीक है जी। देखिए अब काफी ज्यादा फ्रूटफुल सेशन ये आपके लिए होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे आसपास के कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत ही यार ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लिक्विड्स टेक अप शेप ऑफ कंटेनर हेंस दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। यार ये तो ना 6वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। खुद बोल रहा है कि वो शेप ले लेते हैं कंटेनर की, इसलिए उनकी जो शेप है वो फिक्स है। फिक्स शेप तो भाई सॉलिड्स की होती है जिसकी शेप चेंज नहीं होती है। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, तो इसकी शेप डेफिनेट या फिक्स नहीं होती है। सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है आपकी। लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसेज, बिल्कुल सही। कंप्रेसिबिलिटी आप जानते हैं गैसेज की मैक्सिमम होती है, फिर लिक्विड्स की, और सॉलिड जो है भाई वो ऑलमोस्ट ना के बराबर कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, कह रहा है ओनली सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स बट नॉट गैसेस। कह रहा है डिफ्यूजन सिर्फ सॉलिड्स की हो सकती है लिक्विड्स में, मतलब आप चीनी घोल सकते हैं पानी में, आप नमक घोल सकते हैं पानी में, पर आप लिक्विड्स नहीं, बट ओनली सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स बट नॉट गैसेस, ठीक है। गैसेस नहीं हो सकती डिफ्यूज, ठीक है। सॉलिड्स डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में, पर गैसेस नहीं हो सकती डिफ्यूज। क्या ऐसा होता है भाई, जो तुम पीते हो, क्या पीते हो, ठीक है, वो मत समझ लेना लाल परी, नहीं उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, बात कर रही हूं कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसके आप पीछे कभी इंग्रेडिएंट्स खोल के अगर आपने पढ़े हो तो उसमें लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर। व्हाट डज कार्बोनेटेड वाटर मीन्स? कार्बोनेटेड वाटर मीन्स कि पानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करा गया है, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है जी। कोल्ड ड्रिंक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। जो भी मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं उन सब का सबसे पहला इंग्रेडिएंट इज कार्बोनेटेड वाटर, एंड कार्बोनेटेड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है जी। भाई हिंदी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो रही ना,
है ना। आप बोलोगे मैम आपने क्या थोड़े दिन आप पता नहीं कहां चले गए, अंग्रेज बन के वापस आ गए। नहीं भाई, अंग्रेज बन के हम बिल्कुल वापस नहीं आए हैं। यहाँ पे हिंदी वालों के लिए सब चीजें जो है वो साथ साथ में लिखी हुई है, ठीक है। तो हिंदी वाले भाई देख लें साथ साथ में चीजों को, बाद में गुस्सा मत हो जाना, है ना भाई। हिंदी वाले एक तो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई हमें नहीं पढ़ाया। भाई सब कुछ तो तुम्हारे लिए लिख के लाए, ठीक है। इसी के लिए हमें टाइम ज्यादा लगता है कंटेंट तैयार करने में, ठीक है। तो इसलिए प्लीज जो है जी हिंदी वाले परेशान ना हो, आपके लिए सब कुछ जो है हिंदी में लाया गया है साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इट मींस ये स्टेटमेंट गलत हुई, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सॉलिड घुलेंगे पानी में, गैसेस भी पानी में या कह लीजिए लिक्विड में घुलती हैं। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज यूज्ड टू ब्रीथ बाय एक्वेटिक एनिमल्स फॉर सर्वाइवल। भाई ये तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। जो ऑक्सीजन डिसॉल्व करी गई है पानी में, ठीक है जी, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स, ठीक है जी। तो ये आपका हुआ। तो इसमें से अगर आप देखें तो हमारी 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इट मींस योर करेक्ट आंसर इज 2 and 4 ओनली, ठीक है जी, 2 and 4 ओनली। बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन था भाई ये तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है भाई, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। कौन सा कथन जो है भाई वो गलत है। कह रहा है डायमंड हैज 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। हीरे की संरचना जो है भाई त्रिआयामी कठोर होती है। बताओ भाई। ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट बिजली का संचालन नहीं करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर सेम। ग्रेफाइट और हीरे की रासायनिक गुण समान होते हैं। ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में जो है भाई दृष्टिकोणीय सतृक्त संरचना होती है भाई, सॉरी, है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हिंदी हो जाती है ना कई बार, है ना, सिर के ऊपर से निकल जाती है। चलो देखो, तो ये है। अब आप जानते हैं इसमें बात किसकी हो रही है। इसमें बात हो रही है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपके जो है आपको पता होने चाहिए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और C60, जिसको आप बकमिंस्टर फिलरीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब हैं तो कार्बन ही, है ना। आप बोलेंगे मैम अच्छा हीरा भी कार्बन है। हाँ जी भाई, हीरा भी कार्बन है, ठीक है। तो हीरा भी कोयला है, कार्बन है, ठीक है। तो यहां देख लीजिए इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जो डायमंड है, हीरा है, इसमें देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन एटम जो है बाकी 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है और एक जाइंट नेटवर्क बना होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, ठीक है जी। जाइंट नेटवर्क जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स का आपका बना रहता है डायमंड के अंदर। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए बहुत जरूरी हैं। इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। देखना आज ट्राई करके अपनी मम्मी का कोई सेट वेट डायमंड का निकाल के, है ना भाई, चित्तर भी पड़ेंगे साथ में तुम्हें, है ना। तो इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलनांक होता है इसका। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये नहीं करता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट का अच्छा कंडक्टर है, यानी कि गर्मी का अच्छा संचालक है ये। हार्ड, वेरी हार्ड, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कठोर सब्सटेंस, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ अगर अर्थ पे हमें पता है तो वो डायमंड है, ठीक है। फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट एंड एक्सरे। यूवी और एक्सरे के अंदर ये फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट कैसा होता है। ग्रेफाइट का स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है देखिए, एक कार्बन एटम 3 से बॉन्डेड होता है और ऐसे 2 कार्बन एटम की एक हेक्सागोनल रिंग, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर जो है वैसा बन जाता है। और कैसे अरेंज्ड होता है, लेयर्स में, ठीक है। कैसे अरेंज्ड होता है, लेयर्स में, ठीक है जी, परतों में। तो उसकी वजह से ये एक अच्छा लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट मतलब जो किसी चीज के ऊपर लगाया जाए, ठीक है, जो उसको फिसलने की प्रॉपर्टी दे, ठीक है। तो ये एक लुब्रिकेंट है, जिसकी वजह क्यों है, क्योंकि लेयर स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है जी। और यहां ध्यान रखिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड वाज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का अच्छा संचालक है, बिजली का अच्छा संचालक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं, ठीक है जी। चलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए बकमिस्टर फिलरीन, इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बॉल की शेप में होता है, ठीक है, बॉल की शेप में होता है। 60 कार्बन एटम मिलके ऐसी जो है एक बॉल बना देते हैं। इसमें भी ग्रेफाइट की तरह जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, बट अब जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा बन रहा है, एक बॉल की तरह बन जाता है, ठीक है जी, बॉल की तरह बन जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बट ग्रेफाइट जितना अच्छा कंडक्टर नहीं है, ठीक है जी। ग्रेफाइट जितना अच्छा कंडक्टर ये नहीं है। इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए
डायमंड है 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, ठीक है, ये बिल्कुल ही ज्यादा कठोर होता है। ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गलत, ठीक है। ग्रेफाइट मैंने आपको बताया है कि ऐसा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, एक्सेप्शन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का अच्छा संचालक होता है। सो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है, आपको गलत वाला जो है वो चुनना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर सेम, बिल्कुल सही, दोनों हैं तो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स, तो केमिकली तो दे आर सेम, ठीक है, दे आर कार्बन ओनली। ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, एक कार्बन एटम 3 के साथ ज्वाइंट और ऐसे 2 कार्बन एटम मिलके एक रिंग बना देते हैं, ठीक है जी, तो इसका जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, तो बिल्कुल सही है। आपका बी ऑप्शन जो था वो गलत था, इसलिए वही जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है जी, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। डिटेल्स में आपको बता चुकी हूं, अगर इससे कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो फिर अब आप आंसर करने की स्टेट में हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है फॉर द मटेरियल फॉलोइंग ओम्स लॉ अ ग्राफ व्हेन प्लॉटेड बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। यार ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है, इसके ऊपर तो कोई भी चर्चा वाली बात ही नहीं है। आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आप फिजिकल कंडीशंस को सेम रखें, फिजिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग, अगर आप सेम रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इन अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट, ठीक है। करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है 2 पॉइंट्स के अक्रॉस बढ़ेगा, ठीक है, यही आपका ओम्स लॉ होता है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस आर द सेम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से देखिए जब आप इसको हटाते हैं तो आपके पास आर आ जाता है, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि कि इसका कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, c की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये जो है आपकी एक किसकी इक्वेशन हुई, स्ट्रेट लाइन की। अगर कोई पूछ ले आपसे कि v और i का ग्राफ की स्लोप क्या होगी, तो भाई जो m है दैट इज द स्लोप, दैट इज द रेजिस्टेंस। अगर आप स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ की, v और i के ग्राफ की, v वर्सेस i ग्राफ की, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक है, एट एन एंगल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो है ये इंक्लाइंड है इस तरीके से, ये आपकी लाइन है v इज इक्वल्स टू आर आई, ठीक है जी। तो ये आपका चौथा जो ऑप्शन हुआ इसमें सही हुआ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल गलत, ठीक है, ऐसी लाइन हो गई वो तो। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल गलत। इनका मतलब तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब तो ये हुआ भाई कि तुम जो मर्जी करते रहो, ठीक है, जो मर्जी करंट जितना मर्जी बढ़ाते रहो, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा, ये तो गलत हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि तुम करंट को सेम रखो, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ता रहेगा, बिल्कुल गलत, ठीक है जी। उसके बाद पैराबोला तो यार हो ही नहीं सकता, इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पैराबोला के लिए तो जो रिलेशन होगा वो y का जो प्रोपोर्शनल होगा वो एक्स स्क्वायर से होगा, ठीक है, नॉट विद लीनियर रिलेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो आ गया ना कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल, वही एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर देखा जाए तो 2 सवाल पूछ रहा है वो, और देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है। कह रहा है एरिएटेड ड्रिंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स, वही कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स। तो ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है, गैस इन गैस है, सॉलिड इन लिक्विड है, या गैस इन लिक्विड है। तो अभी मैं आपके बता के चुकी हूं कि जो आपकी एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं दे आर नथिंग बट कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। पानी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर फिज आती है, ठीक है जी। जो फिज आती है ना वो उसी की वजह से आती है और उसी का टेस्ट होता है। जब वो फ्लैट हो जाती है पड़ी पड़ी, फिर हमें वो टेस्टी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है आपकी जैसे ही बॉटल खुलती है, ठीक है। तो ये गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। योर मेन जो मीडियम है इसमें वो क्या है, वो आपका लिक्विड है, उसके अंदर डिफ्यूज करा गया है किसको, गैस को, और गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर कैरिंग करंट। तो ये सवाल आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है धारा ले जाने वाले प्रतिरोधक से उत्पादित ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखिए कह रहा है इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर द गिवन
गिवन रेजिस्टेंस जो ये है, ये आपका स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीटिंग इफेक्ट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, कितने टाइम के लिए करंट निकल रहा है रेजिस्टर के थ्रू, या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शंस में क्या फर्क हुआ, यहां वो बोल रहा है ओनली, ठीक है, यहां वो बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो आइए थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। 3 तरीके के देखिए करंट के इफेक्ट्स आपको स्टडी करके जाने हैं। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो बहुत जरूरी है, उसके ऊपर तो एक सेपरेट चैप्टर है आपकी 10th क्लास का, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आ जाता है, और तीसरा जो है आपका वो आ जाता है भाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की फटाफट से बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है आपका कोई भी अप्लायंस जो आपका करंट को यूज करके हीट प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, करंट को यूज करके हीट प्रोड्यूस कर रहा हो, वो हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन हो जाने वाला है, ठीक है, उसका एक यूज हो जाने वाला है। तो यहां देखिए, इसको डिस्कवर करने वाले सबसे पहले ध्यान रखेंगे जेम्स जूल थे, ठीक है। कौन थे, जेम्स जूल थे। इसमें हो क्या रहा है, योर इलेक्ट्रिकल करंट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन किसमें किसमें हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रही है हीट एनर्जी में, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे, इसके लिए अब समझिए कैसा मटेरियल अच्छा होगा। ये बात अब आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी चीज से हीटिंग इफेक्ट लेना है, ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें प्रेस, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। आप इसको ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं, ऑन करते हैं, गर्म होती है, जिससे आप फिर अपने कपड़े प्रेस करते हैं, ठीक है, और भाई बहुत ज्यादा गर्म होती है। किसी ना किसी ने, ठीक है, मेरे को लगता है हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में इसके साथ जो है भाई धोखा खाया है ना। धोखा मतलब इन द सेंस कि कभी ना कभी इससे हमने चोट खाई है, या इसके हीटिंग इफेक्ट को फील करा है डायरेक्टली ऑन द स्किन, ठीक है। तो यहां देखेंगे इसमें कैसा मटेरियल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहले तो भाई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हीट अप हो, ठीक है, हीट अप हो, यानी कि जिसका लो क्या हो, हीटिंग पॉइंट, मतलब कि जल्दी हीट अप हो जाए। कहने का मतलब है मटेरियल ऐसा नहीं है ना कि आपने भाई जैसे आदि मानव थे, उन्होंने जब आग खोजी, ठीक है, तो कैसे भाई रगड़ते रहे, पत्थर रगड़ते रहे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो क्या वैसा हो, नहीं भाई, सबसे पहले तो जल्दी हीट अप हो, ठीक है। तो जल्दी हीट अप होने के लिए आपको सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए वायर की, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए वायर की, ताकि क्या हो, ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी प्रोड्यूस हो सके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हाई रेजिस्टेंस वायर्स या हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स का यूज होता है इन हीटिंग इफेक्ट। जैसे यहां पे अगर आप एग्जाम्पल देखें, अब ये केटल है, ठीक है, अब केटल का काम क्या है, केटल का काम है पानी को गर्म करना। वो कह रहा है 2 वायर्स है मेरे पास, एक कॉपर की है, एक नाइक्रोम की वायर है। उसने आपको बता दिया कि कॉपर का लो रेजिस्टेंस होता है, नाइक्रोम का हाई रेजिस्टेंस होता है। तो आप कौन सी वायर कहां यूज करेंगे, तो देखिए इंटरनली आप नाइक्रोम वायर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस है, जितना हाई रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है जी, उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। और बाहर आप यूज करेंगे कॉपर की वायर, क्योंकि उसकी लो रेजिस्टेंस है। बाहर से आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी स्टॉपेज के जो है पहुंच सके, ठीक है। अगर आप यहां पे हाई रेजिस्टेंस वायर लगा देंगे नाइक्रोम की, भाई वो तो जल जाएगी, ठीक है, कुछ देर अगर ज्यादा देर ऑन रहा तो आग लग जाएगी, ठीक है। तो यहां अंदर आप यूज करेंगे किसको, नाइक्रोम वायर को, जिसकी आपका हाई रेजिस्टेंस है और इसकी वजह से ये हीट अप होगी। और वही आप चाहते हैं, क्योंकि पानी आपको अंदर गर्म करना है केटल के। और बाहर आप यूज करेंगे कॉपर वायर, जो कि जिसकी रेजिस्टेंस लो है, और ये हीट अप कम होगी और साथ साथ में करंट के फ्लो को आसान कर देगी, ठीक है जी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखिए मैथमेटिकली ध्यान रखेंगे। अच्छा, बल्ब में भी यही होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी, ठीक है, टंगस्टन लगा होता है। तो अगर आप कभी पढ़ें तो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, ऐसा ना हो ना कि हीट अप होते ही वो पिघल जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया भाई फिर आपका डिवाइस खराब हो जाएगा कि वो हीट अप तो हो गया पर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं था, इसकी वजह से वो टूट गया, मेल्ट हो गया, तो भाई फिर वो भी प्रॉब्लम है। तो हाई रेजिस्टेंस प्लस हाई मेल्टिंग पॉइंट दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हैं अगर आपको किसी चीज को हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करना है, यानी कि आपको उसमें से क्या प्रोड्यूस करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो हीटिंग इफेक्ट है उसका फॉर्मूला जो है ये ध्यान रखेंगे। 3 तरीके के फॉर्मूले, I²RT, इसको याद रख लीजिए, बाकी तो फिर आप ओम्स लॉ का यूज करिए, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज टू IR, ठीक है। तो यहां अगर आप I की जगह पे V/R रख दें तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया, जो I²RT था
ठीक है जी। तो यहां से देखिए आई की जगह पे आपने वी रख दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये हो गया एक फॉर्मूला, ये निकल के आ गया। अच्छा, अगर आप रेजिस्टेंस की जगह पे वी अपॉन आई रख दें यहां, तो क्या होगा, तो आई स्क्वायर वी अपॉन आई इंटू टी, तो एक आई और एक आई कैंसिल, तो वी आई टी, ठीक है जी, वी आई टी ये होगा। तो ये देखिए एक ही तरीके के फॉर्मूले हैं, बेसिकली आपने ओम्स लॉ का यूज करा है। तो यहां देखिए आपको क्या पता लग रहा है कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कितना टाइम आपने किसी चीज के थ्रू करंट को फ्लो करवाया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अब आप ऑप्शन पे वापस जाएं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूं भाई। अगर अब आप ऑप्शंस पे वापस जाएं, अरे क्वेश्चन तो पीछे रह गया, हम फ्लो में बहुत आगे आ गए है ना भाई। चलिए, तो यहां देखिए इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन रेजिस्टेंस, नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस पे तो डिपेंडेंट है नहीं है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, हमने अभी पढ़ा जो हीटिंग इफेक्ट है, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो होती है आई स्क्वायर आर टी, तो बिल्कुल सही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, बिल्कुल सही, जितना ज्यादा, यार ये तो कॉमन सेंस है ना, जितनी ज्यादा देर के लिए किसी अप्लायंस को आप ऑन रखेंगे उतना ज्यादा वो गर्म होगा। ठीक है, आपका एग्जांपल आज की डेट में फोन है ना, इतना चला लेते हैं भाई, चाहे उसके ऊपर चाहे तो फिर रोटी पका लें, है ना, इतना गर्म हो जाता है। फिर देखिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा टाइम वाला हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, बिल्कुल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको इनकरेक्ट सिलेक्ट करनी है, तो इनकरेक्ट इज ए ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, और भी फैक्टर्स आपके इसमें मैटर करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल लो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया है ना भाई, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाइल कमिंग बैक ही केम बाय साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। लो, है ना, ये क्या हुआ भाई, गया कार से, वापस आ रहा है साइकिल पे, है ना, गए है ना, गए गाड़ी में और वापसी साइकिल पे, अजीब हो गया भाई। if the whole journey took 6 hours 45 minutes, find the distance between the two places। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक कार में गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे, और उसके बाद वापस आया साइकिल से, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उसके बाद कह रहा है पूरी यात्रा में 6 घंटे 45 मिनट का समय लगा। तो वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, दोनों स्थानों के बीच में जो है आपको दूरी बतानी है। तो भाई आइए बताते हैं, दूरियां तो बहुत है ना। चलिए, सो इफ दिस इज प्लेस ए और ये प्लेस बी है, ठीक है, तो गए तुम गाड़ी से, ठीक है, गए तो तुम गाड़ी से, ठीक है, गए थे 4 टायरों पे और वापस आए सिर्फ और सिर्फ 2 टायर पे, ठीक है। बी से ए जो है तुम वापस आए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 टायर पे आए, समझ रहे हो ना, बस मेरी इमोशंस को समझना, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत गद्दी है, ठीक है। चलिए, ए टू बी, तो जब आप गाड़ी पे गए और वापसी आए तो क्या चीज सेम रही, डिस्टेंस सेम रहा, ए टू बी गए बी टू ए आए, ठीक है, डिस्टेंस आपका सेम रहा। और आप जानते हैं मैंने ये क्लास में कराया हुआ है, जिसने नहीं देखी वो क्लास देख सकते हैं, मोशन की डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद कराया हुआ है। अगर डिस्टेंस सेम हो, यानी कि इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, या कह लीजिए 2S ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि सॉरी S ले लेते हैं, 2S तो इनका सम आएगा, ठीक है। ये मतलब कि डिस्टेंसेस सेम है फॉर जाने के लिए, वापसी आने के लिए, जरूरी नहीं वापसी आना हो, मतलब अगर ये पूरी कंटिन्यूएशन में जर्नी हो और आपके क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें जो टाइम गिवन हो उसके अंदर डिस्टेंसेस सेम हो, ठीक है, जैसे यहां पे देखिए जो भी टाइम इंटरवल है उसके लिए डिस्टेंसेस आपके सेम है, तो फिर ऐसे केस में जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, या कह लीजिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 डायरेक्ट, ठीक है जी, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज डाल दीजिए। v1 क्या है, स्पीड जाते हुए, तो जाते हुए कितनी थी भाई, जाते हुए थी 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे, अब सब वैल्यूज आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में निकल के आएगा, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और v2 जो है वापसी आते हुए, तो भाई वो बिल्कुल ही क्या हो गया, बिल्कुल ही गरीब हो गया, 5 की स्पीड से आ रहा है, तो 40 प्लस 5 नीचे आ गया, तो ये कितना हुआ भाई, ये हुआ आपके पास 20 और 400, है ना, यही हुआ 200, हाँ 400, ठीक है, अपॉन 45, ये आपके निकल के आई क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको आप कर लेना 5 के टेबल पे कर लेना 9,
ठीक है जी। तो कुछ 80/9 जो है ये निकल के आई है आपकी। चलिए 80/9। उसके बाद देखिए कह रहा है पूरी जर्नी के लिए 6 आवर्स 45 मिनट्स लगे। ठीक है, अगर एक साइड का डिस्टेंस ऐसे है, दूसरी साइड का भी डिस्टेंस ऐसे है, तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड जो होती है वो बराबर होती है किसके, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल अपॉन टोटल टाइम। तो अब यहां पे आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे आप। एवरेज स्पीड आप पहले ही निकाल चुके हैं कितनी, 80/9। इसको यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, ध्यान रखेंगे ये आपकी किलोमीटर पर आवर में निकल के आई है। तो जो डिस्टेंस है आपका वो 2s है, क्योंकि जाते हुए भी s, वापसी पे भी s। ठीक है, टोटल टाइम आपको उसने दिया 6 घंटे 45 मिनट। अगर आप इसको घंटे में करेंगे तो ये हो जाएगा 6.75। ठीक है जी, इतने आवर्स हो गए। तो यहां से अब आप s की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपसे पूछ रहा है। तो 2s हो गया कितना, 80/9 इंटू 6.75। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ये तो 2s आया, तो s कितना हो जाएगा, s विल बी 80/9 इंटू 2 इंटू 6.75। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे खुद इसको। मैं इसको करके देख लेती हूं कितना आंसर आ रहा है, बाकी आप लोग भी इसको साथ साथ में कर लें। ठीक है, आप नहीं करेंगे मेरी तरह चीटिंग, तुमने भाई पेपर देना, मैंने पेपर नहीं देना। तो ये हमारा निकल के आ रहा है 30। ठीक है, तो 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक साइड का डिस्टेंस। बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करके ना 60 मार्क कराएंगे। ठीक है, 60 मार्क कराएंगे, क्योंकि जो देखिए आपने इस फॉर्मूला को यूज करके डिस्टेंस निकाला है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 60। उसके बाद आप उसको हाफ करेंगे, ये बात का ध्यान रखिए। अगर आप s ले रहे हैं तो हाफ करेंगे, अगर 2s ले रहे हैं तो s करेंगे। ठीक है, समझिए इस बात को, क्योंकि यहां पे आपके पास जो आ रहा है दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस फॉर द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, कंप्लीट जर्नी के लिए। तो कंप्लीट जर्नी में तो भाई वो 2 बार गया ना, एक बार गया फिर वापस आया, तो आपको उसको हाफ करना पड़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टरीज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ के आए हैं कि जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स में आपको फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो एक बार फटाफट से आर्टरीज और वेन्स को देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए। तो यहां पे मैं एक साइड पे आर्टरी की बात कर लेती हूँ, ठीक है, आर्टरी की, और दूसरी साइड पे मैं बात कर लेती हूँ वेन की। ठीक है जी, चलिए। तो अब जो आर्टरी होती है, आर्टरी को आर्टरी क्यों कहते हैं, क्यों भाई, उसके मम्मी पापा को पसंद होगा, उसका नाम आर्टरी रख दिया। यार मैम इतने गंदे जोक। चलो आर्टरी देखो, आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, याद रखेंगे अवे। ठीक है, ये जो है ये आपका अवे किससे, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, दिल से दूर। ठीक है, दिल से उतर गई, गिर गई। ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये जो आर्टरी है ये आपकी हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट जाती है। ठीक है, ये चीज इसमें यूनिवर्सल है। कोई भी आर्टरी है वो हार्ट से दूर जा रही होगी। दूर कहां जा रही होगी, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स जा रही होगी। तो सीधी सी बात है भाई, जो चीज हार्ट से दूर जा रही है, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जा रही है, उसके अंदर कैसा खून होगा, गंदा या साफ, मतलब ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजन डेफिशिएंट। तो सीधी सी बात है, ये आपके हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रही होगी टू अदर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। बट ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, यू कैन से 99% टाइम्स ये होता है, पर जो 1% है वो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखनी है, उसको आप बोलते हैं पल्मिनरी आर्टरी। ठीक है, ये मैंने बहुत बार कराया है और बार बार बोलती हूँ, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। पल्मिनरी आर्टरी ये एक कैसी आर्टरी है, ये आपके लंग से कनेक्ट होती है, यानी हार्ट टू लंग जाती है, पर जाती तो अवे फ्रॉम द हार्ट है, हार्ट टू लंग जाती है, बट इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता। इसमें कैसा ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट या कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, गंदा खून होता है। लंग हार्ट से लंग के पास लेके जाती है प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमेशा ट्रू है, आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है, बट हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करे ऐसा होता है 99% टाइम्स। 1% वो जो एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज पल्मिनरी आर्टरी। ये आर्टरी जा तो अवे फ्रॉम द हार्ट रही है,
हार्ट से लंग की तरफ जा रही है, बट इसमें खून कैसा है, साफ नहीं, गंदा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी बात ध्यान रखेंगे जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी तरीके के ढक्कन नहीं होते, नो वॉल्व्स। वॉल्व्स जो क्या होते हैं, वॉल्व्स जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ब्लड के। ठीक है, इसमें टू वे फ्लो हो सकता है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ठीक है, तो अगर ये बैक फ्लो भी हो जाएगा तो शरीर में कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसमें किसी भी तरीके की वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। उसके बाद देखिए और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको कोई पूछ ले कि आपके शरीर की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज दी अरोटा। ठीक है, अरोटा ये आपकी हार्ट से जाती है, सारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट के कौन से पार्ट से जाती है, तो वो भी पूछा जा सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। ठीक है जी, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बाकी बॉडी ऑर्गन्स को साफ खून देने का काम करती है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या पूछा जा सकता है इसमें, अच्छा क्योंकि इसमें देखिए कैसा ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो ये थिक होती है, इसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, तो इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है। ठीक है, इसी की वजह से जो इसकी वॉल होती है आर्टरी की, वो थिक रहती हैं। ठीक है, कठोर, मतलब ऐसी नहीं होती कि भाई पतली सी मरी सी कि फट जाए, नहीं। ठीक है, ये आपकी थिक रहती हैं और आपकी ये कैसी होती हैं, मस्कुलर होती हैं। ठीक है, स्ट्रांग होती हैं, भाई जिम जुम जाती हैं ये। ठीक है, और इलास्टिक होती हैं। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आर्टरी के बारे में ध्यान रखने हैं। ठीक है, आइए अब वेन को देख लेते हैं। तो भाई वेन को वेन क्यों कहते हैं, वेन को वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्टरी से उल्टा चलती है। आर्टरीज जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, जो आपकी वेन्स हैं ये जाती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, दे गो टूवर्ड्स द हार्ट, ये दिल के करीब जाती हैं। ठीक है, दिल के करीब जाती हैं, तो दिल के करीब जो भी जाए, ठीक है, नुकसानदायक ही होगा। ठीक है, तो ये जो कैरी करती हैं, दे कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रिच नहीं, आप कह लीजिए CO2 रिच ब्लड होता है। ठीक है, या कह लीजिए जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, वो वाला ब्लड होता है, बट ये भी 99% टाइम्स होता है। इसमें भी एक्सेप्शन कौन सी, जैसे यहां थी पल्मिनरी आर्टरी, तो यहां की एक्सेप्शन है पल्मिनरी वेन। पल्मिनरी वेन क्या करती है, ये जाती तो आपके लंग्स से हार्ट की तरफ है। ठीक है, जाती तो लंग्स से हार्ट की तरफ है, पर इसमें जो खून होता है भाई वो साफ खून होता है। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, लंग्स से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में लेके आती है और फिर अरोटा से वो ब्लड जो है बाकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन है पल्मिनरी वेन। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इसमें वॉल्व्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, इसमें देयर आर वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्व्स आर प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड का, इसीलिए इसमें वॉल्व्स होती हैं। ठीक है, और देखिए और क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है आपकी बॉडी की, तो लार्जेस्ट वेन है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है जी, सुपीरियर वेना कावा ये क्या करती है, ये आपके लोअर बॉडी से, यानी कि हार्ट से नीचे की बॉडी का सारा गंदा खून हार्ट की तरफ लेके आती है। जो हार्ट के ऊपर के बॉडी पार्ट है उससे जो ब्लड जो वेन वहां से ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड लेके आती है, उसको आप इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हार्ट से नीचे आपकी बॉडी का ज्यादा प्रोपोर्शन है, तो ये इसको ज्यादा ब्लड कैरी करना होता है, इसीलिए दिस इज द लार्जेस्ट वेन इन योर बॉडी, इसीलिए इसको सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है। अच्छा, और इसमें देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है, लो होता है, तो इसीलिए इसकी जो वॉल्स भी होती हैं वो भी थिन होती हैं। ठीक है, थिन होती हैं, इतनी ज्यादा थिक नहीं होती हैं क्योंकि ज्यादा इसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, धमनियों के बारे में। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। क्या गलती हो गई, जो धमनियां रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, तो भाई हृदय के ओर तो कौन जाती है, वेन्स जाती हैं, आर्टरीज नहीं जाती हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं बट दे गो अवे फ्रॉम द हार्ट, नॉट टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, चलिए आर्टरीज हैव वॉल्व्स, क्या इनमें वॉल्व्स होती हैं, नहीं होती हैं, हमने अभी देखा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, इसमें वॉल्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है जी। उसके बाद देखिए आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर वॉल्स, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग होती हैं, कठोर होती हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, गलत, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं, ये तो ये वेन की बात कर रहा है, ठीक है, कैरी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो वो वेन्स में होता है, ठीक है जी। तो ये आपकी गलत हुई, तो पूछा गया आपसे करेक्ट, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन जो होगा इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन की बात कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली इफेक्टिव ऑन अर्थ एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस सेलेस्टियल बॉडीज। ऐसा कैसे हो सकता है, आप सब जानते हैं भाई, जो भी प्लैनेट्स है जो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही ऑर्बिट्स में घूम पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये गलत है, ठीक है, गलत है। उसके बाद देखिए ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस सेम ग्रेविटेशनल फोर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सभी वस्तुएं एक दूसरे से दूरी के प्रवाह के बिना समान गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करती हैं, बिल्कुल गलत। आप जानते हैं जो न्यूटन का भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जो होती है वो होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। जी क्या है, यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी सेम रहती है। इसकी क्या वैल्यू होती है ये जरा नीचे कमेंट्स में बताएं, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है भाई वो कमेंट्स में बताएं और बहुत जरूरी है, ठीक है, वैल्यू को जरा कमेंट्स में आप सब लोग कमेंट करेंगे कि जी की वैल्यू क्या होती है। m1 और m2 क्या है, मासेस ऑफ द बॉडीज हैं। और देखिए डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे बॉडीज के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, तो भाई डिस्टेंस मैटर करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हुई। द टाइड्स कॉज्ड बाय मून एंड सन आर एक्सपीरियंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल, हाई टाइड्स लो टाइड्स इनको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड मून, ठीक है जी। तो ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रादर देन मास, बिल्कुल गलत, ठीक है। आपने देखा यहाँ आपके फॉर्मूले में डायरेक्ट डिपेंडेंस है मास से, जितनी ज्यादा मासियस बॉडीज होंगी, ठीक है, चाहे फिर उनकी वॉल्यूम कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है अ कार स्टार्ट्स रनिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आवर बाय 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर। कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और इसकी गति हर घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है। 385 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो भाई काइनेमैटिक्स का सवाल है। यहां अगर आप देखेंगे आपको इनिशियल स्पीड दी गई है u, जो कि है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्सेलरेशन भी तो आपको दे रखी है, कैसे, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है या घट रही है, या कह लीजिए स्पीड कैसे बढ़ रही है घट रही है। तो वो साफ तो बोल रहा है कि हर घंटे स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है, मतलब फर्स्ट आवर में अगर 40 थी तो अगले घंटे में 45 हो गई, उससे अगले घंटे में 50 होगी, फिर कितनी होगी भाई 55 होगी, ठीक है जी। ऐसे जो है स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है। तो इट मींस जो एक्सेलरेशन है वो 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, ठीक है। हर घंटे रेट चेंज जो है वो आपका क्या है 5 किलोमीटर पर आवर का है। एक्सेलरेशन आपको दी हुई है, डिस्टेंस उसने आपको दे दिया है 385 किलोमीटर। तो अब आपकी मर्जी है, कोई भी आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें और टाइम निकाल लें। इन वैल्यूज को देख के तो लग रहा है भाई कि सेकंड इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, एस आपको ध्यान रखेंगे सब कुछ अभी नॉन एसआई यूनिट्स में है, ठीक है। 385 किलोमीटर है, u आपका कितना है 40 है किलोमीटर पर आवर है, टाइम आ गया ये हाफ आ गई, एक्सेलरेशन 5 है और टी स्क्वायर। तो आपको टी निकालना है, ध्यान रखेंगे यहां से जो वैल्यू टी की निकल के आएगी ये आवर्स में आएगी, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी बनने वाली है 385 इज इक्वल टू 40t प्लस 5/2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस सारी इक्वेशन को आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो ये आपके पास बचेगा कितना 770 इज इक्वल टू ये हो गया 80t
प्लस 5t²। यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो t² प्लस 16t माइनस यहां आ गया आपके पास 154। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है टी में। इससे आपको टी को सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, आंसर आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिडल टर्म स्प्लिट आई डोंट थिंक हो रही है। ठीक है, आप ट्राई करके देख लें, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो आप टी को निकालने का डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करें। टी की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, -b, यानी कि -b 16 प्लस माइनस √b², यानी 16 का स्क्वायर। भाई मैथ्स नहीं सिखाऊंगी अब मैं यहाँ। -4ac, a 1 और c इज -154, तो 1 इंटू -154 अपॉन 2a, ट्वाइस ऑफ a कितना है 1। तो यहां से आपके पास t की 2 वैल्यूज निकल के आएंगे। अच्छा देखिए, जो माइनस माइनस वाली वैल्यू होगी वो तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो a की वैल्यू हमारे काम की होने वाली है, दैट विल बी -16 प्लस, अंदर क्या बचेगा, 16 का स्क्वायर 256, ये हो जाएगा भाई कितना, प्लस 6 20 0, ये हो गया 4 2। भाई क्या गलती कर रहे हैं, 154 इंटू 4, 4 4 16 20 21, ये हो गया 4 6 616 है ना, यहां गलती कर दी, ये हो गया 616 अपॉन 2। तो थोड़ा मुश्किल है ना, -16 प्लस, इसका अंडर रूट अब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, नियर अबाउट देख लेते हैं किसके आ रहा है, 12 7 8 अपॉन 2। अच्छा, अब देखो 900, ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी 900 के नियर अबाउट जा रही है। 900 जो है आपका 30 का होता है ना, 30 का स्क्वायर। तो आप इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 30 के नियर अबाउट लें तो ये आपका कितना बना, 16 14/2, 7 आवर्स के नियर अबाउट आपका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, 7 आवर्स के नियर अबाउट आपका आंसर आना चाहिए, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6 से तो ज्यादा ही आएगा, ये बात हमें श्योर है। ठीक है, तो जब भी आप टाइम लेते हैं तो आप हमेशा लार्जर वाला लेंगे। ठीक है, तो आंसर जो है वो 7 आवर्स बनेगा। ठीक है, मैंने बिना सॉल्व करे आंसर को प्रिडिक्ट कर दिया है, मेरे हिसाब से 7 ही होगा, 7 ही होगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, क्योंकि देखिए जो ये वैल्यू आ रही है 872 का अंडर रूट, अब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे भाई, बाकी क्वेश्चन कब करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करिए। यहाँ देखिए ये क्लोजर है किसके, 900 के। ठीक है, 900 आपका हुआ 30 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर हुआ तो 30, यानी अगर यहाँ पे मैं 30 रख दूं तो यहाँ आया समथिंग दैट इज योर 14/2। ठीक है, यानी 7 के नियर अबाउट आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 30 से छोटा है ना। ठीक है, ये वैल्यू 30 से कुछ छोटी होगी। ठीक है, तो दिस विल बी 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से मेरे को तो आंसर मिल गया ना, क्योंकि उसने भी अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर निकाला हुआ है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ सीड डेवलपिंग इनटू अ सीडलिंग कॉल्ड, बीज से अंकुर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन, प्रोपोगेशन, जर्मिनेशन या फर्टिलाइजेशन, परागण, प्रसार, अंकुरण या फिर निषेचन। ठीक है, हिंदी वालों के लिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, साफ साफ कह रहा है बीज से अंकुर बनने की प्रक्रिया, तो वो यही होगी अंकुरन। ठीक है, जर्मिनेशन। ठीक है, पर आइए फिर भी सुन लेते हैं थोड़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है जी, जो जिस्मानी प्रजनन होता है प्लांट्स के अंदर, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन के चरण है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉलिनेशन जिसको परागण बोलते हैं, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जो पराग होते हैं जो आप जानते हैं मेल में बनते हैं, ठीक है, एंथर में। ठीक है, वहां से ये निकल के कहां जाए, जब मेल एंथर से, ठीक है, फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। एस फॉर स्टिग्मा, एस फॉर स्टिकी। स्टिग्मा इज स्टिकी पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट। ठीक है, जो आपका फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, कार्पेल या पिस्टल आप जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर जाके चिपकते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अच्छा, ये 2 तरीके से हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। सेल्फ पॉलिनेशन जिसको आप स्वय परागण बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन जिसको आप क्या बोलते हैं, पर परागण। ठीक है, इसको आप क्रॉस तो इंग्लिश में बोलेंगे पर परागण। ठीक है, तो वो
तो इसमें ध्यान रखेंगे सेल्फ मीन्स अगर हम सेम ही प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक प्लांट पे देखिए ऐसा तो नहीं एक ही फूल होगा, ठीक है, अगर तो एक ही फूल के एंथर से, ठीक है, यहां देखिए एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन हुई। और दूसरी सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो सकती है कि प्लांट सेम है, पौधा सेम है, ठीक है, पौधा नहीं बदला, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन्स गए, ठीक है, प्लांट नहीं चेंज हुआ। बट अगर प्लांट चेंज हो गया, जैसे यहां देखिए इस प्लांट के फ्लावर से पॉलन उठ के इस प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके चिपके स्टिग्मा के ऊपर, तो ये हुई क्रॉस पॉलिनेशन। तो ध्यान रखेंगे क्रॉस में प्लांट चेंज होगा, ठीक है, वन प्लांट टू अनदर प्लांट। अगर प्लांट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, भले ही फ्लावर चेंज हो रहा है बट प्लांट सेम है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन रही, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एजेंट्स होते हैं अलग अलग, पॉलिनेशन कौन कराता है, तो कराने के जो स्रोत हैं वो अलग अलग होते हैं, विंड से हो जाती है, वाटर से हो जाती है, इंसेक्ट करा देते हैं, ठीक है, बर्ड्स करा देती हैं, बैट, या फिर मैनुअली भी इसको कराया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। चलिए उसके बाद होती है जर्मिनेशन, जिसको हम अंकुरन बोलते हैं। तो जर्मिनेशन में क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान रखेंगे, एक तो फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग होती है, सीडलिंग बनता है, अंकुर, अंकुर जिसको बोलते हैं वो बनता है, भाई अब पौधा बनेगा इसके बाद, ठीक है, वो बनता है। दूसरा इसमें पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है, आप सब जानते हैं भाई जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके चिपकते हैं तो उसको ओवरी तक पहुंचना है, ओवरी तक पहुंचने के लिए एक टेम्परेरी सब्सटेंस, एक टेम्परेरी जो है पॉलन ट्यूब बनती है, किसकी वजह से, किसकी मदद से, तो इस प्रोसेस को आप कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है जी। जो स्टिग्मा है, जो ओवरी है ना, वो सिंथेसाइज कर लेती है कि भाई पोलन आ चुके हैं, ठीक है, मेरा पिया आ चुका है, तो अब वो रास्ता बना देती है, ठीक है जी। तो क्या हो जाता है, स्टिग्मा टू ओवरी एक टेम्परेरी ट्यूब बन जाती है, तो वहां से फिर जो पोलन्स हैं वो ओवरी में जाके ओव्यूल्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं, एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है। तो दो चीजें होती है जर्मिनेशन में, अंकुरण में, एक तो अंकुर बनता है, यानी कि क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग इंग्लिश वालों के लिए, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब भी जर्मिनेशन के टाइम पे ही होती है, ठीक है, पॉलन ट्यूब बन जाती है, दैट इज टेम्परेरी, और ये प्रोसेस होता है, इसको आप बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है जी। चलिए उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो आप सब जानते हैं, निषेचन, इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की, इसको आप फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। कहां होती है, ओव्यूल के अंदर होती है, ठीक है, मेल गैमीट क्या है, पॉलन है, और फीमेल गैमीट क्या है, यहाँ ओव्यूल है, ठीक है जी। तो वो मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए फिर आपका फ्रूट और सीड बनता है, ध्यान रखेंगे फ्रूट जो है वो ओवरी है, ओवरी मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद ओवरी बदल जाती है फ्रूट में, और जो अंदर ओव्यूल होते हैं वो बदल जाते हैं सीड में, इस बात का ध्यान रखेंगे। बीज कौन बनते हैं, तो बीज बनते हैं ओव्यूल्स, और ओवरी जो है वो आपकी बन जाती है क्या, सीड, ठीक है, वो बन जाती है सीड। देखिए ओवरी ग्रोज रैपिडली टू फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है। चलिए तो ये आपका हुआ। तो यहां से देखिए आपके पास सही आंसर इसका क्या आया, तो भाई इसका आंसर तो शायद आपको आइडिया हो ही गया होगा, तो दिस इज जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन, अंकुरन, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो भाई 2 मिनट में पढ़ के आप इसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, बाकी मैंने आपको बाकी स्टेप्स के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a spring is compressed, which of the following forms of energy is stored in the spring? ठीक है, कह रहा है जब स्प्रिंग को संपीड़ित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है वो स्प्रिंग में होती है। तो आप सब जानते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कहते हैं। क्या होती है, पोटेंशियल, यहाँ इलास्टिक नहीं दिया स्पेसिफिकली, तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जो कि किसी भी चीज की पोजिशन, कॉन्फ़िगरेशन या कह लीजिए हाइट की वजह से, हाइट की वजह से होगी तो उसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है जी। स्प्रिंग में होगी या किसी रबर में होगी तो उसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है जी। चलिए तो ये आपका हो गया डी ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी की जो गति है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या ये होता है? अगर तुम सोच रहे हो ना कि ये सही है, तो भाई फिर पूरी फिजिक्स जो है ना उसको जाओ और गंगा में बहा आओ, ठीक है। ये फर्क सबको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो है उसमें डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो मैंने आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है कि एक ऐसी जर्नी जिसमें ना तो बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही हो, ऐसे के लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहता है, तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है। पर अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए बॉडी की, मतलब आप गए और मुड़े, ठीक है, गए और मुड़े, जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा था एवरेज स्पीड वाला, अगर आपको याद हो, जिसमें वो गाड़ी से गया था, साइकिल से आया था, उस केस में अगर वो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो वो जीरो होती। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से शुरू करा वहीं पे तुम वापस आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पे एवरेज स्पीड इज नॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आई थिंक यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो गया। इन प्रैक्टिकल केसेस स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, बिल्कुल सही कह रहा है। प्रैक्टिकली असल जिंदगी में आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल। आपके यूनिफॉर्म स्पीड से एक्टिवा चला सकते हैं क्या अपना? ठीक है, कि सीधी लाइन में चलते जाएं एक ही स्पीड से, भाई जाके बजोगे कहीं, है ना, किसी के अंदर, तो वो नहीं। तो आप नॉर्मल पे आप देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक हमें अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ती है कितनी बार, तो जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर ही होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। टू स्पेसिफाई स्पीड वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए, आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हुई, मीटर पर सेकंड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है जो कि आपकी फर्स्ट हुई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गैसेज रिलीज्ड ऑन थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज और आर। तो फेरस सल्फेट, सबसे पहले तो समझो फेरस, पीछे क्या लगा है, अस लगा है, तो फेरस सल्फेट जो होगा उसकी वैलेंसी छोटी होगी, ये होगा आपका FeSO4। ठीक है, जब आप इसकी थर्मल डीकंपोजिशन करते हैं तो आपके पास बनता है Fe2O3, ठीक है जी, प्लस, और इसके साथ आपके साथ निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैसेस निकलती हैं। ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं करा तो भाई जिंदगी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक आधे क्वेश्चन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, हमेशा प्रिपेयर्ड रहें कि रेक्टिफिकेशन वाला एक आधा क्वेश्चन तो आपको आ सकता है। थर्मल डीकंपोजिशन में आप जानते हैं किसी भी चीज को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, तो ये आपका थर्मल डीकंपोजिशन होता है। दो और तरीके की होती है, कौन सी? एक इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन होती है, जैसे वाटर को जब ब्रेक किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। ठीक है, और कौन सी होती है? फोटो डीकंपोजिशन। किसी भी चीज को आप सनलाइट में रख दें और वो डीकंपोज हो जाए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल AgCl AgBr। ठीक है, फोटोग्राफी में इसकी एप्लीकेशन को यूज करा जाता है। तो ये आपका, इसका सही जवाब तो जो था वो थर्ड ऑप्शन था। ठीक है, कर लिया तो भी वेल एंड गुड है, नहीं कर लिया तो भाई जिंदगी है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। यार ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब दिल भी नहीं कर रहा देखने का, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का घटक नहीं है? तो आप जानते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, सेंट्रल होता है और पेरिफेरियल होता है। ठीक है, सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरियल। तो सेंट्रल में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी आती है, और पेरिफेरियल में नर्व्स आती हैं। ठीक है, जिनको आप क्रेनियल नर्व्स बोल देते हैं, बॉडी से बाहर की तरफ को जो नर्व्स जा रही हैं। तो कौन नहीं आ रहा है? मसल्स। मसल्स जो हैं भैया आपके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए। The type of pollination in which pollen from flower of one plant transfers to the flower of another plant. ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन, अभी तुम्हें बता के चुकी हूं, इसके बारे में अभी हमने बात करी है। आंसर मिल गया होगा आपको अभी तक। यहां देखिए, टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक पौधे के फ्लावर दूसरे पौधे के फ्लावर पे जाके कर रहा है पॉलिनेशन, तो ये हुई क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दैट इज योर पर परागन इसको बोलते हैं। ठीक है, पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ नहीं होगी ये। सेल्फ में देखिए प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए, फ्लावर चेंज हो सकता है, एक ही प्लांट का या तो एक ही फ्लावर हो, ठीक है, जिसमें हो रही हो, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर प्लांट चेंज हो गया तो फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, कह रहा है अ बॉल हैज एनर्जी ऑफ 10 जूल्स एट हाइट ऑफ 4 मीटर्स
व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 2 मीटर्स एज इट फॉल्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक हाइट पे, कितनी हाइट पे, 4 मीटर की हाइट पे किसी बॉडी की जो एनर्जी है दैट इज 10 जूल। तो इस पॉइंट पे ये रेस्ट पे है, तो सारी की सारी एनर्जी जो होने वाली है वो पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। ठीक है, इस टाइम पे जो इसके अंदर टोटल एनर्जी है वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, दैट इज mgh। ठीक है, mdh मसाले नहीं, mgh ग्रेविटेशनल। तो यहां देखिए टोटल एनर्जी 10 जूल है, mg इंटू h कितना है, हाइट कितनी है, 4 मीटर है। तो यहां से देखिए आपके पास mg की वैल्यू आ गई कितनी, 10/4 दैट इज योर 5/2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई mg की 5/2 न्यूटन। चलिए उसके बाद वो कह रहा है जब ये 2 मीटर पे पहुंचा, अब देखिए जब ये 2 मीटर पे पहुंचा है तो 2 मीटर पे इसके पास काइनेटिक भी है, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी और इसके पास कुछ हाइट भी है, तो पोटेंशियल भी होगी। तो इस टाइम पे जो टोटल एनर्जी होने वाली है वो बराबर होने वाली है किसके, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होने वाली है इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होने वाली है। आई होप बोर्ड क्लियर है, हाँ क्लियर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी जो भी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, आपसे पूछी क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं पूछी। तो देखिए जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो होने वाली है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप एक बात जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। पूरे सिस्टम में आप किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी उठा के देखेंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। तो जो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे है वही टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है। किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी 10 जूल ही रहने वाली है। तो यहां अगर आप देखें तो 10 जूल, तो टोटल एनर्जी तो आपकी रही 10 जूल माइनस। अच्छा, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है, mg इंटू हाइट। हाइट कितनी है, यहाँ 2 है। तो देखिए ये mg की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये वैल्यू तो आपकी चेंज नहीं होने वाली है, mg ना मास बदलेगा ना g बदलेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आया 10 माइनस यहाँ 5/2 इंटू 2, तो ये हो गया 10 माइनस 5 दैट इज 5 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हुई वो कितनी हुई, 5 जूल हुई। ठीक है जी, 5 जूल हुई। तो यही आपका सही जवाब यहाँ हुआ। तो देख लो यार, मेरे को नहीं लगता कि इस पेपर में कुछ भी मुश्किल था, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो डुएबल ना हो। ठीक है, और यही सवाल थे, 17 क्वेश्चन हमने करे हैं, यही क्वेश्चन आपके साइंस के थे और इतने इजी क्वेश्चन थे ना, इतने इजी, मतलब हमारी भी एक्सपेक्टेशंस को इस बार तो हम बोलेंगे एग्जामिनर ने बिल्कुल ही गंदा कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए भाई हम तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैम आप चाहते हो पेपर मुश्किल आए, नहीं मुश्किल ना आए, एटलीस्ट इतना कॉम्पिटेंट आए कि क्रीम जो है भाई उसको जॉब मिले। ठीक है, जितना पेपर आसान होता जाएगा उतनी कट ऑफ बढ़ती जाएगी, ये चीज तो आप जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना आसान उतनी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, जितना पेपर टफ होगा या एवरेज होगा उतनी कट ऑफ जो है वो बेसिक जाएगी। तो मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। चलिए नेवर माइंड, पेपर आसान आया था, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत क्या बोलूं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डुएबल थे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप जो अब जिनका एग्जाम है वो ये ना सोचे कि हमारा एग्जाम भी, देखिए रीजन्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक रीजन का पेपर इजी आया तो दूसरे का भी, कई बार उल्टा भी हो जाता है, कई बार सेम भी हो जाता है। सो नेवर टू वरी, आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करके जाना है, अपने ऊपर भरोसा रख के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम जो दूसरा रीजन हो चुका है आई थिंक नॉर्दर्न का, उसका पेपर जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, उसकी साइंस को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, जिन्होंने ये एग्जाम दिया है उन्होंने भी क्वेश्चंस में क्या क्या गलतियां करी हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए वो इन चीजों को नोट रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और कमेंट्स में आपके कोई भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे तो हमारी तारीफ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तारीफ अगर आप करेंगे तो हम खुशी से लेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, है ना, बट मेरे को लगता है अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको उसको जरूर प्रेज करना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, इसमें आपको डेली अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका एग्जाम है। एक और वीडियो आएगा जिसमें जो आपका नदर्न रीजन था उसका पेपर हम डिस्कस कर लेंगे साइंस का, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देख लेना। इस वीडियो में अपना प्यार जरूर देके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।